इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैनोनिकलाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। तो अगर आप नहीं जानते इस टर्म के बारे में तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैनोनिकलाइजेशन आखिर होती क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है आपको अपने ब्लॉग की एसईओ में अप्लाई करने के लिए, या आपको कम से कम इसके बारे में मालूम जरूर होना चाहिए। और अगर आप कैनोनिकलाइज करना चाहते हैं तो पॉपुलर मेथड्स कौन से हैं कैनोनिकलाइज करने के लिए। उसके अलावा ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से रिकमेंडेड वेज नहीं है जो आपको कैनोनिकलाइज करने के लिए यूज नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि कब आपको जरूरत पड़ती है कैनोनिकलाइज करने की। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपका एक क्लिक मेरी मोटिवेशन मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बूस्ट कर देता है। तो बेसिकली कैनोनिकल टैग आखिर होता क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है और किन केसेस में इसको यूज करना चाहिए, रिकमेंडेड वेज क्या है इसको फिक्स करने के लिए। तो रेल इज इक्वल टू कैनोनिकल टैग इस शक्ल में आपको नजर आता है जिस भी जगह अगर आप कैनोनिकल टैग यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कैनोनिकल टैग्स होता क्या है। बेसिकली इसकी एग्जिस्टेंस तो गूगल में काफी टाइम से है, 2009 से ऑन एंड ऑफ इसको सपोर्ट करता रहता है। इन शॉर्ट अगर वन लाइन में मैं आपको कैनोनिकल टैग्स की डेफिनेशन समझाऊं तो उसका मतलब यह है कि जब आपका एक ही कंटेंट मल्टीपल यूआरएल्स पे प्लेस हुआ होता है और जिससे गूगल कंफ्यूज होता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कौन सा यूआरएल रैंक कराना है। ये एक आइडियल एग्जांपल है कैनोनिकल टैग प्लेस करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट जब तक डुप्लीकेट नहीं होगा तब तक वो कैनोनिकल नहीं होगा। अगर वो किसी भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग डुप्लीकेशन रखता होगा, उसका आइडिया डुप्लीकेशन रखता होगा, कीवर्ड का कॉमन होना डुप्लीकेशन रखता होगा, तो फिर वो उसे कैनोनिकल कराना जरूरी है। क्योंकि जब आपने एक ही टाइप का कंटेंट मल्टीपल यूआरएल में प्लेस कर रखा होगा और जब गूगल का क्रॉलर उसके ऊपर आएगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन सा यूआरएल रैंक कराना चाहिए गूगल सर्च रिजल्ट्स में। तो आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होते हैं तो गूगल के क्रॉलर को कंफ्यूज कर रहे होते हैं और आप अपनी ही साइट में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। पहले तो आपको कंपटीशन करना होता है गूगल सर्च रिजल्ट्स में, और उसके बाद जब आप इस तरह से डुप्लीकेशन करते हैं, एक ही टाइप का कंटेंट मल्टीपल यूआरएल में प्लेस करते हैं, तो फिर आप अपने कंटेंट में रहते हुए ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। इसकी एग्जांपल ये है कि जब आपका वेबसाइट बहुत ज्यादा पुरानी हो जाता है या जो आप बल्क पोस्टिंग कर रहे होते हैं अपने ब्लॉग पर, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेंट आपस में डुप्लीकेशन रख रहा होता है। इसकी एग्जांपल यह है कि अगर आप आज अप्लाई करना चाहते हैं AMP अपने ब्लॉग के ऊपर और आपने सिंपली कोई AMP का प्लगइन को यूज किया और अपने ब्लॉग पर अप्लाई कर दिया, तो जब भी आप AMP अप्लाई करते हैं तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जिसकी एग्जांपल है कि xyz.com/page अगर आपका यूआरएल था तो AMP के बाद वो यूआरएल हो जाएगा xyz.com/page/AMP। अब दोनों के दोनों पेजेस में कोई आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, ना वो पेज आपने खुद बनाए हैं, पर वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली डुप्लीकेट हो रहे हैं। एक ही कंटेंट दो यूआरएल्स में पड़ा हुआ है। सेम इसी तरह ई कॉमर्स स्टोर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है कि जब बड़े ई कॉमर्स स्टोर में सर्च का टैब होता है और जब भी कोई यूजर अपनी क्वेरी उसके अंदर सर्च करता है तो फिर आपको यूआरएल में कुछ इस शक्ल का टैग्स नजर आ रहे होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू या स्पेशल सिंबल नजर आ रहे होते हैं। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते और ये यूआरएल गूगल तक पहुंच जाते हैं तो फिर डुप्लीकेशन का फैक्टर आ जाता है आपके ब्लॉग पर। सेम इसी तरह अगर आपको CDN अप्लाई कर रहे होते हैं और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर को मैनेज नहीं कर रहे होते तो यूआरएल आपका CDN के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाता है। तो कैनोनिकल टैग्स की यहां जरूरत पड़ती है कि जो जो यूआरएल डुप्लीकेशन रखते हैं, एक ही यूआरएल में एक ही कंटेंट शो हो रहा है, तो वहां एक कैनोनिकल टैग की जरूरत पड़ेगी। सेम इसी तरह आपने कोई एक साल पहले कोई ब्लॉग पोस्ट राइट की थी और उस प्रोडक्ट के अंदर इवैल्यूएशन हुई, उस सर्विस के अंदर इवैल्यूएशन हुई और आपने एक और पोस्ट क्रिएट कर दी। अब 80% ऑफ द टाइम दोनों का कंटेंट सेम आइडिया ही प्रेजेंट कर रहा होता है, पर दोनों की सिमिलरिटी का आइडिया और सर्च इंटेंट भी 90% तक हो जाता है, तो फिर कैनोनिकल टैग की जरूरत पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने दो यूआरएल बना रखे हैं और दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, तो फिर आपका एक यूआरएल रैंक होगा और दूसरा नहीं होगा। और जब एक यूआरएल रैंक होगा और दूसरा नहीं होगा, उसकी वजह को सिमिलर टाइप का कंटेंट हो सकता है, कंटेंट की डुप्लीकेशन हो सकता है, या आपने सिमिलर कोई भी पर्पस था जिसकी वजह से आपने वो न्यू यूआरएल बनाया है, तो फिर आपने जस्टिफाई करना है कैनोनिकल
टैग्स के थ्रू गूगल को, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं एग्जांपल्स के साथ। तो चाहे आप 2 पेजेस बना रखे हैं, 5 पेजेस आपस में मैच हो रहे हैं, तो फिर गूगल को बताना है कि इन 4 को फॉलो नहीं करना और सिर्फ इस एक को फोकस रखना है उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ कि कितनी टाइप की एग्जांपल हो सकती हैं जो कि फॉल हो सकती हैं, जिसके लिए आपको कैनोनिकल टैग्स को यूज करना जरूरी है। लेट्स सपोज आपका यूआरएल है xyz.com/a। अब ये आपका मेन यूआरएल है जिसके ऊपर आपने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है इस पेज ए में, और इसका एक और वर्जन आपने बना दिया जिसका नाम है xyz.com/b। अब उसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द आइडिया पेज ए से रिलेटेड ही है। उसके बाद एक और पेज क्रिएट हो गया जिसका नाम है xyz.com/c?ref=facebook। जब भी आप फेसबुक पे अपना लिंक शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर फेसबुक कुछ इस तरह से बना देता है, और जब आप किसी बड़े पेज पे शेयर करते हैं उसके ऊपर रीशेयर मिलते हैं, उसको लोग बैकलिंक देना शुरू हो जाते हैं, तो फिर गूगल तक वो यूआरएल पहुंच जाता है। बेसिकली ये यूआरएल पैरामीटर्स आपके हाथ में नहीं होते, ऑटो जनरेटेड किसी भी वजह से हो सकते हैं, जिस तरह आपको फेसबुक की एग्जांपल दी है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है कि xyz.com/d_print.html का पेज बन गया है। अब जिस तरह पेजेस में लोग कोई प्रिंट की कमांड बताते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी एक पेज क्रिएट कर देता है। अब आपका जो पेज नंबर ए है वही आपका प्राइमरी यूआरएल है, उसी में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, और बाकी सारे के सारे पेजेस डुप्लीकेट पेजेस हैं, सिमिलर पेजेस हैं, और ये कैनोनिकल यूआरएल है पेज ए के। तो इसका आसान हल तो यही है कि आप इसके लिए आप ये टैग ऐड करेंगे जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा। लिंक rel = canonical href = आपका वो लिंक जो कि पेज ए का लिंक है, जो आपका प्राइमरी कंटेंट है जिसको आपने रैंक कराना है। तो आप यही सेम कोड अपने पेजेस के हेडर में प्लेस कर देंगे जो जो डुप्लीकेट पेजेस हैं पेज ए के अगेंस्ट। यानी कि इस प्रैक्टिस से आप ये बता रहे हैं कि ये ए के अलावा बी, सी और डी जितने पेजेस हैं ये सारे के सारे, इन सारों के सारों का मेन कंटेंट प्राइमरी पेज ए ही है। अब इसको एक और एंगल से समझते हैं कि यही फीचर अप्लाई किया जा सकता है क्रॉस डोमेन में भी। लेट्स सपोज कि आपका कंटेंट किसी और वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है। फॉर एग्जांपल ब्लॉगर पे आपने किसी को कंटेंट पोस्ट करवा दिया है, या आपका अपना ही ब्लॉग था, उसके ऊपर ही आपने medium.com का ब्लॉग बनाकर अपना ही कंटेंट उस पे ऊपर प्लेस कर दिया। तो सेम उसी तरह जिस तरह आप इंटरनली कैनोनिकल टैग प्लेस कर रहे थे, सेम उसी तरह यही टैग आप किसी और वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं, जिसमें बता सकते हैं कि इस कंटेंट का, इंफॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स ऑफ कंटेंट पेज ए ही है, और वही कोड सेम उसी तरह का यही कोड आप प्लेस करेंगे किसी और डोमेन पर भी। अब बात करते हैं कि 4 ऐसे कौन से वेज है जिसको यूज करते हुए आपने कैनोनिकलाइजेशन करनी होती है। सबसे पहला है कि rel टैग को यूज करना, जो कि rel = कैनोनिकल टैग की शक्ल में आपको नजर आ रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप हेडर में भी प्लेस कर सकते हैं, और उसका ही आसान मेथड ये है कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको स्पेसिफिक पोस्ट जो आप राइट कर रहे हैं उसके एडवांस सेक्शन में कैनोनिकल यूआरएल की ऑप्शन नजर आ रही होती है, जिसमें आप अपना वही यूआरएल प्लेस करेंगे जो कि प्राइमरी कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड। नंबर 2 पे आता है 301 रीडायरेक्ट। ये उस केस में आपने यूज करना है कि जिसमें आपको गलती से पेज क्रिएट हो गया है, कोई क्लॉकिंग करते हुए, कोई रीडायरेक्शन चेन क्रिएट करते हुए वो यूआरएल क्रिएट हो गया है, तो फिर आप किसी भी प्लगइन को यूज करते हुए 301 रीडायरेक्ट लगा देंगे उसी के प्राइमरी पेज पर। अब अगर वो पेज किसी भी कंटेंट से रिलेटेड नहीं था तो फिर आप उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट लगा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है पैसिव पैरामीटर्स, जिसके लिए टूल यूज किया जाता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही पैरामीटर्स क्रिएट करने का ऑप्शन है। लेट्स सपोज कि बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है या बहुत बड़ी वेबसाइट है, और उसमें आप जब भी कोई चेंजेस करते हैं या कोई बल्क एक्शन होता है तो स्पेशल कैरेक्टर्स की शक्ल में उसके यूआरएल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी एग्जांपल है कि $= सेशन आईडी। जिस तरह पैरामीटर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स के पैरामीटर्स को कैसे ट्रीट करना है वो आप गूगल सर्च कंसोल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है यूज लोकेशन हैशेस, जो कि रेगुलर ब्लॉगर है या पास्ट ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है वो इस चीज को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि जिस तरह बहुत ज्यादा लॉन्ग यूआरएल्स होते हैं और उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, जिसके लिए पॉपुलर प्लगइन यूज हो रहा होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। ये मैन्युअली भी किया जा सकता है काम, और किसी प्लगइन के साथ भी किया जा सकता है। जब भी आपका पेज अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो रहा होता है और आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन में किसी स्पेसिफिक सेक्शन को जानना होता है, जब आप स्पेसिफिक सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यूआरएल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हैश के साथ उस सेक्शन का अलग से लिंक बन जाता है, जिससे आप जंप कर जाते हैं उसी स्पेसिफिक सेक्शन में। तो कैनोनिकलाइज कंटेंट को कंट्रोल करने का ये भी एक बेस्ट मेथड है। अब बात करते हैं कौन से रिकमेंडेड वेज नहीं है जो आपको नहीं यूज करने चाहिए कैनोनिकल
टैग्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आप जब भी कोई पेज को देखते हैं कि डुप्लीकेशन रखता है तो फिर आपको पेज लेवल पे जाकर उसको नो इंडेक्स कर देते हैं किसी भी प्लगइन को अगर आप यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो बात समझना ये जरूरी है कि अगर आपका पेज ए मेन पेज था और आपका बी पेज को आपने नो इंडेक्स कर दिया और आप गूगल को एक्सेस नहीं करने दे रहे, तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये कंटेंट रिलेटेड था और आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं अगर उसके ऊपर मल्टीपल बैकलिंक्स बन गए हैं और उसकी अथॉरिटी इंक्रीज हो गई है। तो बेस्ट मेथड तो यही है कि आप उसको इन 4 मेथड से जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं उससे उसी तरह ट्रीट करके रीडायरेक्शन लगाएं या फिर कैनोनिकल टैग्स प्लेस करें। इससे आप मल्टीपल पेजेस का लिंक जो जाया कर रहे होते हैं और आपके पेज को गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा होता, और अगर उसमें पावर होती है तो फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके उसकी फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पावर आपको फ्यूचर में मिलनी थी वो भी आपने डिस्कनेक्ट कर दी। दूसरा मेथड जो कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक रूल क्रिएट कर देते हैं प्लगइन्स के थ्रू या स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी तरह को स्पेशल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बॉट्स के अंदर। तो फिर ये भी उसी तरह काम करेगी कि अगर उसको किसी भी तरह से कोई बेनिफिट उस पेजेस को मिल रहा था तो फिर आपने उसको नो इंडेक्स करके उसका बेनिफिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बेस्ट एग्जांपल पिछले केस की तरह यही होगी कि आप उसको कैनोनिकल टैग से आइडेंटिफाई करें कि ये कैनोनिकल यूआरएल है पेज ए का। तीसरा फैक्टर जो कि आपने अवॉइड करना है, आपने 302, 307 या 30x जितने भी इस टाइप के रीडायरेक्ट्स होते हैं उसको यूज नहीं करना है। वैसे तो गूगल कहता है कि मैं 302 को भी 301 रीडायरेक्ट ही कंसीडर करूंगा। तो अगर आपने रीडायरेक्ट करना है तो फिर उसको कॉम्प्लेक्स ना करें और रीडायरेक्ट 301 को ही यूज करते हुए करें। नंबर 4 पे आता है नॉन रिकमेंडेड वे 404, यानी कि आपसे गलती से पेज बन गया या आपको कोई पेज ओल्ड हो गया था और उस पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको डिलीट करके 404 कर दिया। आप उस पेज को 404 पेज क्यों शो करते हैं कि जब आपको गूगल ने ऑप्शन दे रखा है इन तमाम प्रॉब्लम्स का, तो फिर आप उसको डिलीट क्यों करते हैं और 404 का एरर क्यों दिखाते हैं। तो आपने किसी भी पेज को डिलीट नहीं करना है और उसको 404 नहीं छोड़ना है, या तो आप उसको रीडायरेक्ट कर दें या फिर आप कैनोनिकल टैग से उसको ट्रीट करें। ये एक आइडियल सिनेरियो होगा किसी भी ब्लॉग के लिए। 404 सिर्फ इसी केस में यूज हो सकता है, या तो आपने आज ही पेज क्रिएट किया था और गलती से क्रिएट हो गया है, या उसके ऊपर किसी भी किस्म का बैकलिंक नहीं क्रिएट हुआ हुआ और क्या उसके हाईली चांस है कि वो यूआरएल गूगल तक नहीं पहुंचेगा। तो सिर्फ उस केस में आप उसे डिलीट कर सकते हैं और 404 का एरर शो करा सकते हैं उस यूआरएल पे। अब बात करते हैं कि कब जरूरत पड़ती है कैनोनिकलाइज यूआरएल करने के लिए। जब कंटेंट बहुत ज्यादा डुप्लीकेट होगा, बहुत ज्यादा सिमिलर होगा एक दूसरे से, तब आपको जरूरत पड़ती है कैनोनिकलाइज करने के लिए। और आपको लगता है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, आपस में कंपटीशन क्रिएट करेगा, इसका कीवर्ड 90%, इसका टाइटल 90% तक मैच कर रहा है, तो फिर आपको कैनोनिकलाइज टैग यूज करना चाहिए। दूसरा केस ये है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं है और आपका कंटेंट यूनिक है, पर दोनों का आइडिया 90% तक आपस में मैच होता है, दोनों आर्टिकल सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल यह है कि किसी इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने लास्ट ईयर कोई आर्टिकल क्रिएट किया और जब नया साल आया तो उसी चीज के बारे में एक न्यू रिसर्च आ गई, न्यू इंफॉर्मेशन आ गई, तो फिर वो पुरानी इंफॉर्मेशन किसी के काम की नहीं है और आप रिकमेंड करते हैं कि उस कंटेंट से रिलेटेड न्यू इंफॉर्मेशन ही प्रमोट की जाए, तो फिर आपको कैनोनिकल टैग को यूज करना चाहिए पुरानी इंफॉर्मेशन के पोस्ट के आर्टिकल में, जो कि कोई मेजर आइडिया चेंज हो सकता है, कोई स्लाइटली वेरिएशन भी हो सकती है, तो आपने उसको इसी तरह ट्रीट करना है। अगर आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गई है और आपको एक नया कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका नया कंटेंट बनाना ही जरूरी है और आप पुराने कंटेंट में फर्दर टेक्स्ट ऐड करने से आपका काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको न्यू यूआरएल जो बना रहे हैं उसको ओल्ड से रीडायरेक्ट कराना है। और लास्ट केस ये हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट की थी, आपने जो इवेंट क्रिएट किया था वो एक्सपायर हो गया है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है और फ्यूचर में कभी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो फिर सिर्फ उस केस में आप उसके ऊपर 301 रीडायरेक्ट लगाएंगे। 301 रीडायरेक्ट में जब आप क्रिएट करते हैं, जो ओल्ड यूआरएल होता है, जब गूगल उसके क्रॉलर उसको विजिट करता है और देखता है कि ये कंटेंट पहले कंटेंट से ज्यादा रेलिवेंसी रखता है और आपने भी कैनोनिकलाइज कर रखा है, तो फिर आपको रिजल्ट उसी तरह से गूगल पास ऑन कर देता है आपके नए आर्टिकल पे, क्योंकि वो नई इंफॉर्मेशन होती है उसी कंटेंट से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि एसईओ से रिलेटेड हैं और अपनी इंफॉर्मेशन अपग्रेड करना चाहते हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है
है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।